ऑनलाइन कर्ज का फंदा। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, फिर सुसाइड कर लिया। दंपति के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। दोनों बेटों को जहर देने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। इसमें कर्ज का जिक्र है। रातीगढ़ में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे। भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लोन था। कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट को पर एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी और 2 बेटों को जहर दिया और फिर खुद जहर खाकर जान दे दी। ऑनलाइन लोन के चक्कर में फंसकर जान गंवाने की ये पहली घटना नहीं है। ऑनलाइन कर्ज का फंदा मौत का फंदा बन रहा। ऑनलाइन लोन, पहले कर्ज का लालच, फिर साइबर फ्रॉड। तो जिस तरह से जिस घटनाक्रम का जिक्र हम कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर देखा जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हैं और इस तरह से जो ठगी का जाल है जो ऑनलाइन तरीके से बिछाया जाता है और फिर जो इस जाल में फंस जाता है और फिर उसका हश्र, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक दुखद पहलू है कि एक ही परिवार के 4 लोग मौत को गले लगा लेते हैं और इसलिए क्योंकि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जब चीज़ें बढ़ रही हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हर चीज़ अब डिजिटल है। चाहे हम पेमेंट की बात कर लें या फिर हम बैंक के लेन देन की हम बात कर लें या फिर तमाम सारे जो ट्रांजैक्शन है इसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरह की लीकेज है, इसमें जिस तरह की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो आपको एक खतरनाक रास्ते की तरफ ले जाती है। आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सिक्योर्ड नहीं हैं। लेकिन क्या जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तमाम सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, क्या वाकई उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सुरक्षित है? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले एक वर्जन हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिताजी के लड़के थे। इस शायद साइबर ठगी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा। 7-8 दिन पहले की बात है लगभग। फोटोज आई थी किसी की और एक गूगल टाइप से फॉर्म आया था लोन का फॉर्म। 3500 या 3700 रुपये कुछ के अमाउंट की बात कही थी। जब मैंने उनको कॉल किया कि इन्होंने अश्लील फोटो वायरल की, तो किस कारण से वायरल किए, क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3500 रुपये का लोन लिया है, आप इसे पे कर दे। तो जब ये चीज़ मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, ना मैंने किसी प्रकार से लोन लिया। हाँ, मेरा मोबाइल शायद हैक कर लिया है कि मुझे आज किसी और ने भी बताया है। उनसे शायद उनकी कंपनी का जो लैपटॉप था उससे कंपनी का डाटा भी उन्होंने लीक कर दिया है। हमारे छोटे भाई थे, व्हाट्सएप आया था हमारी लड़की के मोबाइल में, तो उसमें लिखा था कि मेरी आखिरी फ़ोटो है अब और 4 पेज का मतलब वो था सुसाइड नोट्स। बोले कि अब नहीं मिलूँगा। तो इसमें कोई साइबर क्राइम, मुझे तो जानकारी ज़्यादा नहीं थी। क्या है, आज 5-6 दिन से इनका मोबाइल ही नहीं लगता था। फिर एक आध बार बात हुई तो बोले कि हमारी सिम जमा हो गई थाने में। बोले साइबर क्राइम हो गया, हमारा अकाउंट खाली कर दिया है और अब 17 लाख मांग रहा है, तो ये दिक्कत है। और लैपटॉप भी हैंग कर लिया था, तो पूरे ऑफिस का वेबसाइट उसकी जो जितनी थी लीक हो गई, तो ऑफिस वाले भी उस पर दबाव बना रहे थे। ये सब रातीगढ़ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें सुबह पुलिस को जानकारी मिली। इस पर खास तौर पर एक व्यक्ति का किसी मोबाइल एप्लीकेशन के दुष्चक्र में फंस करके
अवसाद में आकर के घटना घटित की गई है। इसमें 2 बच्चे हैं और 2 लोगों के द्वारा इसमें सुसाइड की घटना के बाद उसमें बाकी कुल प्रभावित लोगों की संख्या 4 है। ये बड़ी ही गंभीर घटना है, खास तौर पर इसमें अवसाद में आने के बाद और इस तरह की दुष्चक्र में परेशान होकर के इस दुष्चक्र में आने के बाद जो पीड़ित थे उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने कम से कम एक बार एक एडवोकेट के पास जाने की जानकारी जरूर मिली है, जहां वो एप्लीकेशन लिखवाने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवेदन नहीं लिखवाया, न किसी को जानकारी दी। तो ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में 4 जिंदगियां मौत से झूल गई। और जिस तरह से ये पहलू है, एक बार फिर कहेंगे कि कोई ये एक ही मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि इसके जो लीकेज है, इसमें जो खामियां हैं, और उसी खामियों के चक्कर में लोग इसके चक्रव्यूह में फंसते हैं। हमने देखा अभी हाल ही पर हम जब नज़र डालें तो कई ऐसे मामले भी आए हैं कि किसी नाम से किसी दूसरे के पास कॉल पहुंचता है, नंबर उसका होता है जिससे वो परिचित है, वो उनके मोबाइल पर डिस्प्ले होता है और ये कहा जाता है कि फलाने को इतने पैसे भेज दिए जाएं। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं और ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा मामला और गंभीर मामला, संवेदनशील मामला कि एक ही परिवार के जो 4 सदस्य हैं वो मौत को गले लगा लेते हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगी संवाददाता आमिर के पास चलेंगे, उनसे हम लेंगे जानकारी कि जिस तरह की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से भोपाल का ये ऑनलाइन फ्रॉड मामला है और उस फ्रॉड के चक्रव्यूह में फंसकर किस तरह से 4 लोग मौत के उसमें चले जाते हैं। सीधे आमिर के पास में आता हूं। आमिर, सबसे पहले जिस घटनाक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं वो हम आपसे समझने चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक ऐसी कंपनी में काम करता था, ऑनलाइन उसकी प्रोसेस थी और उसी के बीच में जिस तरह से उसने ऑनलाइन तरीके से लोन लिया, लोन के चक्रव्यूह में फंसता है, फिर उसको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है और इस हद तक कि उसको फिर पूरे परिवार के साथ अपनी जिंदगी खत्म करना पड़ती है। पहले सबसे पहले मामला और जिस तरह का घटनाक्रम है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत दुखद ये पूरा घटनाक्रम भोपाल से सामने आया है। यहाँ पर एक ऑनलाइन ऐप में उलझकर जो है एक पूरा परिवार खत्म हो गया और ये ऑनलाइन नौकरी के चलते जिस तरह से वो अप्लाई कर रहा था और उसके बाद ये ऑनलाइन ऐप से उसका संपर्क हुआ और उसके बाद में इतना प्रेशर उसके ऊपर बनाया गया कि कई तरह के अश्लील फोटो और वीडियो जो है उसके परिचितों को भेजे गए, जिससे वो काफ़ी डिप्रेशन में भी था और जिसके चलते उसने ये इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हुआ। और ये पूरा विश्वकर्मा परिवार यूं कहें कि एक पति पत्नी और 2 बच्चे इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो इतनी दुखद घटना हुई है इसमें और इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की भी बात की जाती है, इस तरह के जो जालसाजी ऐप हैं उन पर बैन लगाने की बात की जाती है। पहले भी कई तरह की मांगे उठ चुकी हैं और इसके अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जब ये भी बात सामने आई है कि जब वो ब्लैकमेल ऐप के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसके कुछ अश्लील फोटो को उसके जो परिचित है उनको भेजे जा रहे थे, तब उसने पुलिस में शिकायत की थी। तो अगर पुलिस ऐसी सतर्कता से कार्रवाई करती और उस ऐप के संचालकों तक पहुंचती तो ये कहा जा सकता है कि वो परिवार आज जीवित हम सबके बीच में होता। लेकिन ये एक दुखद घटना ने कई तरह के सवाल को खड़ा करा है। बिल्कुल आमिर, तमाम तरह के सवाल इससे खड़े हो रहे हैं और आमिर, ये कोई पहला मामला नहीं है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बिल्कुल दुखद पहलू है कि एक ही परिवार के 4 लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि कोई ये पहला मौका नहीं है। लगातार जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या जो ऑनलाइन चीजें हैं, जिस तरह से डिजिटल चीजें जो बढ़ रही हैं और तमाम सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। अगर हमने हाल ही में देखे तो किस तरह से कुछ नेताओं के पास मैसेज पहुंचते हैं और उनसे पैसे की डिमांड होती है, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से बात आप कह रहे हैं कि जो सतर्कता सुरक्षा की इसको लेकर होना चाहिए, पुलिस की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं दिखती और यही कारण है कि इस तरह की चीजें लगातार बढ़ रही हैं। आमिर,
ये कहें कि साइबर ठग भी पूरी तरह से एक्टिव है और इस तरह के साइबर अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों में भी देखा था जब कई नेताओं के पास हो या कई लोगों के पास में कुछ फ्रॉड कॉल भी पहुंचे, उनसे पैसों की डिमांड की गई, कुछ उनके करीबी लोगों का नाम लिया गया कि उन्होंने पैसे मांगे, हालांकि ऐसे बात सामने नहीं आई। कई जगहों पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई और उन्होंने फिर वीडियो कॉल किया गया, तो उसके आधार पर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी गई जिसमें कुछ अश्लील वीडियो थी, उसके आधार पर पैसे की डिमांड की गई। कई जगह पर ऐसी बातें भी सामने आई कि उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर समाज में छवि धूमिल होती है, समाज में बदनामी होती है, तो उसका एक ही रास्ता व्यक्ति को दिखता है, वो आत्महत्या। हालांकि इसको रोकने के कई तरह के प्रयास होते हैं और इसको लेकर कई तरह से लोग आगे भी आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई जगह के उन पर उनकी जो लोगों से संपर्क किया जाता है, लोगों को ध्यान करने की बात कही जाती है, धर्म से जुड़ने की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से ज्यादा व्यक्ति पर प्रेशर बनता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए, बिल्कुल अहम बात आमिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जब प्रेशर होता है, और यही कारण है कि उस प्रेशर को वो विश्वकर्मा परिवार नहीं झेल पाया और पहले अपने दो बेटे को जिस तरह से बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जहर दिया गया, इसके चलते उनकी मौत हुई है। अब तो ये जांच का विषय है, जिस तरह से पुलिस बात कर रही है। फिर दोनों पति पत्नी मौत को गले लगा लेते हैं और उस मौत के फंदे को गले लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिर हम अपने मेहमानों के पास में चलते हैं। दो मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, मनोचिकित्सक है, स्वागत करूंगा रूमा जी आपका। और हमारे साथ में है शोभित चतुर्वेदी जी, साइबर एक्सपर्ट है, आपका भी शोभित जी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस घटनाक्रम की मैं बात कर रहा हूं उसकी चर्चा लगातार है, दुखद पहलू है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से उसके साथ जो साइबर ठगी हुई, जिस तरह के उसके हालात बने, लेकिन उसके बाद का जो मंजर है वो काफी दुखद है। रूमा जी, क्या मनोस्थिति रही होगी कि इस तरह से आदमी इन चीजों से परेशान हो गया कि दो बेटे जो उसके हैं उनको वो जिस तरह से चाहे जहर दिया, ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो उनकी मौत होती है, फिर पति पत्नी उस फंदे पे झूल जाते हैं। क्या मनोस्थिति रही होगी और किस तरह से समझे डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी इसको? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जो है इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी इसमें भावनाओं का खेल है। सबसे पहले तो वो विक्टिम था फ्रॉड का, पहले होती थी। आजकल जमाना है जब इंसान के इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इंसान को इमोशनली फंसाया जाता है और उसके बाद उसका जो है शोषण होता है। ये है एग्जाम्पल सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो इंसान को, आजकल क्योंकि डिजिटल माध्यम है और सारी चीजें ऑनलाइन होती है, तो पहले तो उस इंसान की प्रोफाइल को पढ़ा जाता है, जो विक्टिम होता है, जो टारगेट होता है, उसकी प्रोफाइल की जानकारी ली जाती है, उसको क्या किस चीज की जरूरत है। कई लोगों को प्रेम प्रसंग के तरीके से फंसाया जाता है, कई जिनको नौकरी की तलाश है या उनको पैसे की जरूरत है तो उस तरह से फंसाया जाता है। तो सबसे पहले तो टारगेट जो होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उस टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे रीच करें, किस तरह से उसे लुभाएं, ये होता है। उसके बाद उसको ऐसे जाल में फंसाया जाता है, उसे एक लोभ दिया जाता है कि आप ये करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, या आप उससे बात करोगे तो आपसे मैं प्रेम करने लगूंगा। तो किसी न किसी तरीके से, अगर कोई अकेला इंसान है, सिंगल है, तो उसको उस तरीके से टारगेट किया जाता है। कुल मिला के इंसान के भावनाओं के साथ जो खेल होती है और उसका शोषण करने के लिए खेल होती है, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जो एक साइबर क्राइम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आत्महत्या करना, कोई भी इंसान को जरा सी खराश भी आ जाती है ना, या खरोच भी लग जाती है, तो वो इंसान सोचता है कि जल्द से जल्द कैसे ठीक हो। खुद को खत्म करने का विचार एक वही इंसान कर सकता है जो इस तरह से निराश हताश हो जाता है
कि उसे जिंदगी जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। उसे लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है मेरी जिंदगी में, अब मैं इससे कभी उभर नहीं पाऊंगा। ये सारी चीजें अवसाद के लक्षण हैं। जब अवसाद की शुरुआत होती है तो वो इंसान कटा कटा रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है, दूसरों से बात करना छोड़ देता है, अपने जो सगे संबंधों से दूरी बनाने लगता है। हफ्ते दर हफ्ते दिखते हैं, लेकिन परिवार वाले जानकारी के अभाव के कारण, अगर किसी को 4 दिन बुखार आता है तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। क्या रूमा जी, बिल्कुल अच्छा, बेहतर बात आप कर रही हैं कि इसकी वजह एक ये भी है कि जो व्यक्ति इस जाल में फंसा है वो अपनी बातों को, अपनी चीजों को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, और यही कारण है कि जिस तरह से इसका शब्द का आप बात कर रहे हैं कि अवसाद में वो घिर जाता है। अगर वो चीजों को अगर दूसरे के साथ डिलीवर करे, चर्चा करे, तो मुझे लगता है कि चीजें और हल्की हो सकती हैं और इस तरह की चीजें फिर वो ना अपनाए। तो ये भी कारण है कि वो फंसा हुआ है तो अपने आप में घुन रहा है उन चीजों से। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब अवसाद के लक्षण सामने आते हैं तो आसपास के लोग, चाहे परिवार वाले, चाहे सहपाठी, सहकर्मी, रिश्तेदार, पड़ोसी, देखते हैं कि इंसान परेशान दिख रहा है, इसके व्यवहार में परिवर्तन है, ये गुमसुम रह रहा है, ये तनावग्रस्त दिख रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इसको सही समय पे मनोचिकित्सक के पास लेके चले। कोई भी जिंदगी में परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं ढूंढा जा सकता है अगर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो। लेकिन अगर इंसान मानसिक रूप से बीमार हो चला है, उसे अवसाद ने घेर लिया है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मिक्स्ड एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, तो इंसान की चुनौतियों से लड़ने की ताकत कम होने लगती है, उसके मेंटल कोपिंग। चलिए, बिल्कुल, जैसे रोमा भट्टाचार्य जी, जिस तरह से आप अवेयरनेस की बात कर रही है, जरूरत अब उसकी है, क्योंकि जिस तरह से हम फिर वही करेंगे कि कहेंगे कि जिस तरह से चीजें डिजिटल हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट की चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है। सीधे हमारे साथ में शोभित चतुर्वेदी साहब है, साइबर एक्सपर्ट। शोभित जी के पास में आता हूं। शोभित जी, चूंकि जिस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, मैं फिर भी कहूंगा कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात कर ले या डिजिटलाइजेशन की बात कर ले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सारी चीजें जिस तरह से हैंडल की जा रही हैं, क्या उसके हिसाब से कैसे इसको लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, कैसे इसका एक सिक्योरिटी पर्पज हो, वो नहीं है। चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इस तरह की चीजें पर लगाम लगाने के लिए कोई चीज नहीं है, और यही कारण है कि भोपाल के जिस कांड की बात कर रहे हैं, जिस घटने की बात कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है, इस पर कोई भी कानून नहीं है जी, और मॉनिटरिंग नहीं है। अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि इसको हम UPI पेमेंट की बात कर रहे हैं या हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो जितना हम ऑनलाइन आगे बढ़ रहे हैं, आज हम 4G से 5G तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक मॉनिटरिंग अगर बात करें या हम बात करें इसकी कानून की, तो 2008 में कानून बना था IT एक्ट का, और उसके बाद अभी तक इसमें कोई अभी तक अपडेट्स नहीं आए हैं। जबकि IT एक्ट्स जो हैं, इनको हर, मेरे ख्याल से हर 3 या 4 साल या हर साल या 2 साल या 3 साल में इनको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हम ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। आप बात करें ऑर्कुट की, ऑर्कुट से फेसबुक आया, फेसबुक से आप देखें इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो है आज इंडिया में है ऑनलाइन के। आज कोई भी कंपनी जब अपना बाजार में ई-कॉमर्स में आती, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये मार्केट में सबसे पहले इंडिया को लॉन्च करती है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा शिकार है वो हमारे इंडिया के लोग ही हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि फ्री, हमको सबसे जो अहम बात है वो फ्री, ये फ्री मिल रहा है, ये हमें लालच आ गई उस चीज़ की, अगर ये तो हमको ऐसा मिल जाएगा, घर बैठे कमा सकते हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब्स जो है 5 से 20 हज़ार रुपये कमाए, तो हम उस चीज़ को सर्च ही नहीं करते, हम चेक ही नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको लोन मिल रहा है, बोले हम लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा तो पैसा है, बाद में भर देंगे। लेकिन आप देखिए, आप ले कहाँ से, आपको पता है आपका सिविल खराब है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल बनी है, अगर आप लोन अप्लाई करने आते हैं वो चेक करती है, आप वो चेक नहीं करते। और सबसे बड़ी मेन बात ये है, जैसा ये केस हुआ है सुसाइड का, तो इसको मैं इसमें लिंक करूंगा कि देखिए आज वर्चुअल वर्ल्ड जो है, वर्चुअल वर्ल्ड, इसमें आज बहुत बड़ी इमेज है, आदमी अपनी फोटो डालता है, उसकी लाइक का वेट करता है, अपने बारे में सारी जानकारी देता है। जैसा मैडम ने कहा, सोशल इंजीनियरिंग ये कॉज है कि हम अपनी सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं उस बंदे को या अननोन आदमी को, वो हमारी जानकारी निकाल के हमको ही परेशान कर रहा है। तो आप अपनी जानकारी शेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात जो है इसके साथ वो है अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग सिर्फ कर रहे हैं, और जितने भी लोग
लोग हैं, कई मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, कई केसेस हैं जो कई बड़े अधिकारियों के हैं, कई बड़े ऐसे प्रोफेशनल्स के हैं जो अच्छे अच्छे IT कंपनीज में बैठे हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। लेकिन आप उस चीज़ को सोचते हैं कि यार हम सोशल मीडिया पे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा या हमारी इमेज खराब हो जाएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है, ये आप जब बंद कर दें तब बंद हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे सोचने पर है। क्या ये एक अहम बात शोभित जी ये भी आ जाती है कि जिस तरह से जो ये फ्रॉड कर रहे हैं या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो साइबर ठगी हो या साइबर की क्राइम की बात हो, उस हिसाब से जिस तरह से मुझे लगता है कि जितने ये इस काम में लगे हुए हैं वो टेक्नोलॉजी के तौर पर काफ़ी आगे है, और हमारी चाहे वो पुलिस की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, क्या उसके उस हिसाब से उतनी तैयार नहीं है, और यही कारण है कि वो अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, हम उनको ढूंढ भी नहीं पाते। एक्चुअल बेसिक चीज़ ये है कि जो 2009 और 10 से जितने भी ये हैकिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स खुले थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले थे जिनके कारण ये बहुत सारे लोग सीख चुके हैं, और वो सीखने के बाद उस फुटप्रिंट पे काम कर रहे हैं, और वो आप इतने 2010-11 से लेकर 2023 चल रहा है, इतने कुछ सीख चुके हैं और उनकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं, किसने कहाँ सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा, और ये आज भारत के हर हिस्से में घूम चुके हैं, फैल चुके हैं, ऑनलाइन गूगल पे सीख रहे हैं, हर जगह सीख रहे हैं, तो इनकी कोई जानकारी नहीं। और ये जब आदमी अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो पेट कहाँ से भरेगा, तो वो ये सब काम करना शुरू करते हैं, पकड़े सारे जाते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है, सारे पकड़े जाते हैं, समय लगता है क्योंकि चीज़ों को लेके जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो टाइम लगता है। सारे जितने भी केसेज आज तक अगर आप देखें, साइबर जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं या साइबर जो भी अपराध क्राइम्स हुए हैं वो हमेशा पकड़े गए हैं, और ये पुलिस इनको बहुत जल्दी पकड़ेगी। और इनको चलिए मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा, आप जिस तरह से कह रहे हैं पकड़े गए हैं, लेकिन समय रहते अगर इसका उपचार मिल जाए तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में लगाम लगेगा। मैं सीधे डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी के पास में आता हूं। रूमा जी, जिस तरह से बिल्कुल आपने कहा, तमाम पहलुओं का जिस तरह से आपने जिक्र किया, अब सवाल ये बनता है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कैसे इन पर लगाम लगे, कैसे, मैंने बात की जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी से कि ये ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है कौन कौन से इसमें कॉज है, लेकिन आपने एक बेहतर बात की थी कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं आना चाहिए। किस तरह से लोग इसके लिए तैयार रहेंगे, किस तरह से मोटिवेट रहेंगे कि नहीं अब इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, इस तरह के उदाहरण हैं, आप सतर्क रहिए। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी समस्या का समाधान जो है वो जागरूकता से शुरू होती है। ठगा कौन जाता है? जो जागरूक नहीं है वही ठगा जा सकता है जी। या कौन परेशान रहता है जिसे पता नहीं है कि सोल्यूशन क्या है। जैसे मैंने कहा कि आज शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो लोगों के पास जानकारी है कि 3 दिन से बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास ले चलो, ठंड दे के बुखार आ रहा है तो हो सकता है मलेरिया की परेशानियों, मलेरिया की जांच करा ले, हड्डी में दर्द हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं चिकनगुनिया है या आर्थराइटिस है। मानसिक परेशानियों के बारे में समाज जागरूक नहीं है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। न तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट हैं, न मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, न कोई जागरूकता अभियान चलती है। आज भी जब कोई मानसिक परेशानी आती है तो सबसे पहले उसको तनाव का नाम दे दिया जाता है। आज मुझे बताइए किस उम्र के लोगों में तनाव नहीं है? शहर के लोग में तनाव है कि गांव के लोग में तनाव है? पढ़े लिखे को तनाव नहीं है, अनपढ़ को तनाव नहीं है, किसको तनाव नहीं है? लेकिन सिर्फ तनाव का नाम देके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। मानसिक बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बात रूमा जी आप कह रही हैं कि सिर्फ तनाव का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। शोभित जी, क्या अब वो समय है कि सरकारों को इसके लिए एक ठोस कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन बनना चाहिए कि इस तरह की चीजें जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ठीक है ये कल की घटना है, ऐसी तमाम सारी घटना है कि वो समय है कि सरकारों को समझना होगा, सियासतदानों को समझना होगा कि इस तरह की चीजें, मुझे लगता है कि हमने जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कई नेताओं के पास भी कॉल पहुंचे थे और उनके नंबर बाकायदा उनके नंबर फ्लैश, बड़े नेताओं के नंबर फ्लैश हुए और फिर ये कहा जा रहा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ये चीजें अब समय आ गया है उसका। शोभित जी, बिल्कुल मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है, साथ में अवेयरनेस के अलावा लॉस की बहुत ज़रूरत है। लॉस को बहुत जल्दी अमेंडमेंट करना चाहिए, नए लॉस पे जल्दी काम करना चाहिए सरकार को, और साथ में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डिजिटलाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे क्योंकि गांव तक हम पहुंच गए यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट्स पे, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड ऑनलाइन पेमेंट्स पे ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दुकानदार भी इसका फेस कर रहे हैं, पर इतने फ्रॉड्स होते हैं कि उसकी कंप्लेन ही नहीं हो पाती है, क्योंकि 1000, 2000, 5000 के जो फ्रॉड्स होते हैं इसकी कंप्लेन ही नहीं होती है।
और क्योंकि हर जगह मतलब जिला तहसील लेवल तक अभी शायद साइबर के थाने अभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हर जगह साइबर डेस्क है, हेल्पिंग डेस्क है, ऑनलाइन कंप्लेन है, पर वो लोग जो अभी इतना पढ़े लिखे नहीं और वो लोग जो अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे यूज़ करना है और उनका अगर पैसा चला जाए तो उनको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ नियम लाना चाहिए और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ नियम लाना चाहिए। और ऑनलाइन कर्ज का ये फंदा है, जिस तरह से 4 जिंदगियां समाप्त हुई हैं, उससे क्या कुछ सबक लिया जाता है या लेने की ज़रूरत है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इस तरह का जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। दोनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर एक दुखद पहलू जिसका जिक्र हमने आज अपने IND एनालिसिस में किया, और इस पहलू के बाद क्या इससे हमने सीखा, क्या इसके जरिए हम इसमें सुधार ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।